दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम मछली के लिए नेचुरल हैबिटेट क्या है और आर्टिफिशियल हैबिटेट क्या है। यही कह सकते हैं कि प्राकृतिक एरिया जिसमें मछली ग्रो करती है और एक आर्टिफिशियल एरिया जो हमने क्रिएट किया है जिसमें हमें मछली ग्रो करानी है। दोनों के अलग अलग मेरिट हैं, अलग अलग डीमेरिट हैं, मतलब फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर आपका नेचुरल हैबिटेट है मछली के लिए तो सबसे बड़ा क्या होता है, या तो वो फ्लोइंग वाटर होगा या स्टैग्नेंट पानी होगा, जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं। या हम आर्टिफिशियल कहेंगे, जैसे हमने छोटे सा लेक, छोटे से पोंड क्रिएट करे हैं। आप टैंक्स लगाते हैं, आरएस लगाते हैं, आईपीआरएस लगाते हैं, केज लगाते हैं, वो हमने सब उसके लिए आर्टिफिशियल क्रिएट किए हैं उसके ग्रो के लिए। तो दोनों में अलग अलग ही डायमेंशंस हैं और अलग अलग ही उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेचुरल हैबिटेट का फ़ायदा क्या है, वहाँ पे वाटर पैरामीटर्स है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा वाटर वॉल्यूम है। ना ही उसका पीएच बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, ना ही अमोनिया कोई शूट करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल हैबिटेट्स में वाटर पैरामीटर्स बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होते रहते हैं। ये हमें बड़ा मतलब ये दोनों का डिफरेंस है। तीसरा मेजर क्या है कि जो नेचुरल हैबिटेट रहता है उसका पानी हमेशा न्यूट्रिशन रिच रहता है। वहाँ एक्वेटिक प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, मछलियाँ उनको ही कंज्यूम करती है, तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि बड़ा वाटर वॉल्यूम है। छोटे जो हमारा आर्टिफिशियल हैबिटेट्स है उसमें क्या रहता है हमारा कि हमें वहाँ पे वो क्रिएट करने पड़ते हैं, वहाँ वो इतना न्यूट्रिशन रिच नहीं रहता है। बड़ी वाटर बॉडी पॉल्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहीं पे अगर कोई सीवेज कैनल उसमें कनेक्ट है या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है जो फ्लोइंग वाटर है, जो आर्टिफिशियल होते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आप ही ने क्रिएट करिए तो आप पोल्यूशन कर सकते हैं। डिजीज आउटब्रेक होने के चांसेस आर्टिफिशियल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, लेकिन बड़े वाले में कम डिजीज आउटब्रेक होती है। लेकिन जब आपका नेचुरल हैबिटेट रहता है तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी बड़ा कम निकलता है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। वहाँ पे हमारी कैचिंग बड़ी कम होती है। लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल या आपने जो क्रिएट करा है सिस्टम जिसमें हम मछली कल्चर कर रहे हैं, वहाँ पे आप हमेशा प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल पाते हैं क्योंकि वो आपका कंट्रोल्ड है, आर्टिफिशियल है, या कहेंगे वो आपने मैनेज किया हुआ है। तो आपको पता है क्या सीड स्टॉक क्या था। जो आपका आर्टिफिशियल रहता है आप वहाँ पे एक दो स्पीसीज ही कल्चर कर सकते हैं। नेचुरल वाले में वो आप मल्टीपल स्पीसीज रहती हैं, वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आपने क्या स्टॉक करा, क्या मिलेगा, वहाँ पे लक फैक्टर भी बड़ा काउंट करता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि लोग बाग कहते हैं कि वो बड़ा रिजर्वायर ले लेते हैं। आप बिल्कुल लीजिए, ले सकते हैं। तो आप उसमें कैसी प्रैक्टिस फॉलो करना चाहते हैं। आप किसी भी पद्धति में मछली पालिए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, लेकिन आपको सबसे पहले केवल अपनी इकोनॉमिक्स पे काम करना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमिक्स क्या कहती है उस प्रोजेक्ट की, उस टेक्नोलॉजी की, उसमें क्या प्रोडक्शन के स्टैटिस्टिक्स हैं। ये सब आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक किसान भाई की क्वेरी थी कि वो नेचुरल पे प्रेफर करे या अपना ही पोंड बनाए। तो ये उसके लिए जस्ट मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया और शेयर किया। ये डिपेंड करेगा आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या आपका फंड मैनेजमेंट है, क्या आपका प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, क्या आपके पास बड़ी रिजर्वायर ईजिली मिल जा रहा है, उसकी लीज प्राइस क्या रहेगी, छोटे में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं। तो बहुत सारे की पैरामीटर्स जब हम कंबाइन करते हैं तभी हम उसको नोट डाउन करके कोई फाइनल कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हमें कौन सी वाटर बॉडी प्रेफरेबल करनी चाहिए फिश फार्मिंग के लिए। बने रहें अपने प्योर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।